जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एलटीवी नाम के YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, जब देश की जीडीपी गोदी मीडिया के लेवल पे गिर चुकी है, यह बात हो रही है कि गोदी मीडिया अभी भी गिरने के मामले में नंबर 1 पे ही है। ऐसे वक्त में भी अगर किसी सेक्टर की जीडीपी बढ़ती हुई नजर आई है तो वो है एग्रीकल्चर यानी खेती। दोस्तों, जहां पे पूरा देश एग्रीकल्चर की जीडीपी प्लस में होने के कारण थोड़ा सा सुकून महसूस कर रहा था, वहीं पे सरकार की मानिए तो जैसे पीठ पे किसी ने कोहनी मार दी हो, छटपटाने लग गई और फटाफट से फार्मर्स बिल लेकर आ गई और लोकसभा में पास भी करवा लिया। दोस्तों, आगे बात करने से पहले कुछ बातें समझना जरूरी है कि जैसे बिल होता क्या है और कैसे बिल से कानून बनता है, क्योंकि बिल के बारे में जाने बगैर ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। फिर तो आप भी भगत राम की तरह यही कहते हुए मिलेंगे, इतना बिल तो चूहा लोग भी नहीं बना पाता होगा। हर महीने एक ठो नया बिल बना देते हैं मोदी जी। दोस्तों, ये वीडियो 2 भाग में है, दूसरे भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मगर उसको देखने से पहले आइए समझ लेते हैं कि जो सरकार बार बार बिल लेकर आ जाती है, ये बिल आखिर है क्या। इसे ऐसे समझिए कि अगर कानून रोटी है तो बिल उस रोटी के लिए गूंधा हुआ आटा है, लोकसभा चूल्हा है, राज्यसभा तवा है और राष्ट्रपति वो दूसरी रोटी है जिसको रख के रोटी फुलाई जाती है। समझ गए? इस बात को दिमाग में रखिए। अब आइए किचन से बाहर चलते हैं। बिल्कुल इसी तरह किसी भी बिल को पहले लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा से पास होने के बाद वो बिल राज्यसभा में जाती है, राज्यसभा से पास होने के बाद वो बिल राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति के साइन होने के बाद उस बिल का कानून बन जाता है। वो रोटी याद है ना, फुला के तैयार। वापस आते हैं लोकसभा पे। लोकसभा से कोई भी बिल जब पास होकर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा के सांसद उस बिल के फेवर या अगेंस्ट में वोटिंग करते हैं और राज्यसभा में वोट करने के 4 तरीके होते हैं। पहला वॉइस वोटिंग, जिसके तहत जो बिल के फेवर वाले लोग हैं उनको आय बोलना पड़ता है और जो अगेंस्ट हैं उनको नो बोलना पड़ता है। और दूसरा तरीका है काउंटिंग का, जिसमें बिल के फेवर वाले लोगों को या तो हाथ खड़े करने पड़ते हैं या खुद खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद उनकी गिनती होती है कि कितने लोग बिल के फेवर में हैं। और तीसरा तरीका है डिवीजन बाय ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर। अरे वैसे ही कौन बनेगा करोड़पति में नहीं होता है ऑडियंस पोल, जो ऑडियंस वोट करती है। और चौथा और आखिरी तरीका है डिवीजन बाय गोइंग इनटू द लॉबीज। इसमें लॉबी में जाके सब अपना वोट रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि इस फार्मर्स बिल को वॉइस वोटिंग के आधार पे ही पास किया गया है, तो आइए बात करते हैं वॉइस वोटिंग के बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वॉइस वोटिंग में फेवर वालों को आय बोलना पड़ता है और अगेंस्ट वालों को नो बोलना पड़ता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों पक्षों को एक साथ चिल्लाकर बोलना पड़ता है और जो स्पीकर होता है राज्यसभा का, मतलब जो बिल पास करता है, वो आवाज सुन के तय करता है कि आय ज्यादा लोगों ने बोला है या नो ज्यादा लोगों ने बोला है। अब ये वॉइस वोटिंग का तरीका तब तक सही है जब तक 90 लोग आय बोलने वाले हों या 90 लोग नो बोलने वाले हों, तो आवाज सुन के समझ में आ जाता है कि ज्यादा लोगों ने आय बोला है या ज्यादा लोगों ने नो बोला है। नेताजी लोग जब भाषण देते हैं तो वहां पे देखा होगा आपने कि जब नारे लग रहे होते हैं ना तो बीच में से 10-12 आदमी गालियां भी देते हैं, मगर शोर में है ना नेताजी को लगता है कि जय जयकार हो रही है और नेताजी खुश हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब 45 लोग आय बोल रहे हों और 55 लोग नो बोल रहे हों, तो कोई आवाज सुन के कैसे डिसाइड कर सकता है कि कितने लोगों ने आय बोला और कितने लोगों ने नो बोला। मगर इसके बावजूद फार्मर्स बिल को वॉइस वोटिंग के आधार पर पास कर दिया गया। जिसको मोदी जी ऐतिहासिक कदम और ऐतिहासिक कानून बता रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। जबकि राज्यसभा के रूल बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक भी सदस्य वॉइस वोटिंग के अगेंस्ट होता है तो वो दूसरे तरीकों की वोटिंग की मांग कर सकता है। वही रूल बुक दिखाने की कोशिश की टीएमसी के एमपी डेरेक ओबेरॉयन ने, जिसको कि गोदी मीडिया ने ऐसा दिखाया कि टीएमसी के एमपी डेरेक ओबेरॉयन रूल बुक को फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीका यह भी हो सकता था कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जा सकता था, जिसमें सत्ताधारी और विपक्ष दोनों पक्षों के सांसद होते हैं और सर्वसम्मति से वो जो भी डिसीजन लेते उसको माना जाता। मगर यहाँ स्पीकर को मालूम था कि अगर दूसरे तरीकों से वोटिंग की गई तो ये बिल तो पास होने से रहा, इसीलिए आनन फानन में वॉइस वोटिंग में ही पास कराया गया। और डेरेक ओबेरॉयन समेत ऑपोजिशन के 10 एमपीज को
राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया, जो कि सरासर लोकतंत्र के खिलाफ है। आपको अगर याद हो तो कुछ दिनों पहले मुंबई में कंगना रनावत की बैल्कनी तोड़ी गई थी, तब एक हैशटैग चलाया गया था, हैशटैग डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। अफसोस की बात है दोस्तों, जब किसी एक्टर के घर की बैल्कनी तोड़ी जाती है, जो कि गलत है, नहीं टूटना चाहिए, मगर तब डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो जाती है। मगर जब मीडिया सरकार के तलवे चाटने लगती है, तब डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होती। जब मजदूरों को 1500 किलोमीटर पैदल अपने घर जाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, तब डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होती है। जब सफूरा जरगर जैसी प्रेग्नेंट लड़की को गैर कानूनी तरीके से जेल में बंद कर दिया जाता है, तब डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होती है। जब कफिल खान जैसे डॉक्टरों को बिना किसी चार्ज के 9 महीने जेल में रखा जाता है, तब डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होती है। जब दिल्ली में दंगे भड़काने के लिए अनुराग ठाकुर, परवेश शर्मा और कपिल मिश्रा पर कोई चार्ज नहीं लगते, तब डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होती है। जब कन्हैया कुमार जैसे और उमर खालिद जैसे देश के हित के लिए लड़ने वालों को जेलों में बंद कर दिया जाता है, तब डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होती है। जब देश के किसानों से पूछे बगैर उनका हक छीनने के लिए कोई बिल ले आया जाता है, तब डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होती। और उसी बिल को गैर संवैधानिक तरीके से सिर्फ वॉइस वोटिंग के आधार पर पास करा लिया जाता है, तब भी डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होती। और जब अपने हक के लिए किसान प्रदर्शन कर रहे होते हैं और उन पर अंधाधुंध लाठियां बरसाई जाती है, तब भी डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होती है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। दोस्तों, उम्मीद है कि बिल और बिल से कैसे कानून बनता है, इसके बारे में मोटा माटा तो आप समझ ही गए होंगे। तो इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। दूसरे पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह किसानों का हक छीनने की और उनको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। मजा आया। वाह मोदी जी, वाह।